हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर फर्स्ट। आपके डिमांड पर जो है मॉडल पेपर फर्स्ट जो है मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैंने सेट किया है, बहुत मेहनत किया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा प्लीज़। सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और कौन कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो तो उसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन का आंसर जो है साइंस का जो क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कंटिन्यूसली जो है आपको पढ़ाया गया है टॉपिक वाइज। तो जरूर जो है आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका पीडीएफ नोट्स भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया था। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ लिंक है, आप जोड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे वैसे ही मैंने सेट किया है। भाग 1 में जो है पूछे जाएंगे आपके विज्ञान के 60 प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। और भाग 2 में आपके पूछे जाएंगे भारत का एक टॉपिक है, भारत की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, जो कि 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं मे बी, और 10 अंक के होंगे। और बाकी जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 30 प्रश्न पूछे जा सकते हैं मे बी। और छत्तीसगढ़ का क्योंकि बहुत सारा छत्तीसगढ़ का है और भारत का सिर्फ एक है, ठीक है, तो इससे जो है 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर 5 क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस ही होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट ही लिया है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 30 अंक के होंगे सामान्य ज्ञान के, जो मैंने सेट किया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने सेट किया है, बहुत मेहनत किया है इसमें। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, आपको नोट डाउन करना है। अगले महीने में भी एग्जाम हो सकता है, तो जरूर जो है आपको रिवाइज करने में काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमें अच्छा लगता है कि आपको पसंद आ रहा है हमारा सेशन, ठीक है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एटीपी का पूर्ण रूप है? एटीपी के आपने बारे में आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा ही होगा एटीपी के बारे में, सभी को पता होगा एटीपी क्या है। एटीपी का पूर्ण रूप पूछा है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एटीपी क्या करता है? हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है एटीपी, ठीक है। तो एटीपी को जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा एटीपी का? तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर इसका आंसर आपने आया होगा तो जरूर जो है पहले अगर क्वेश्चन देखते हैं, आप पढ़ते हैं तो जरूर जो है आप कमेंट करके बताइए। इससे हम अच्छा लगेगा कि आपको जो है प्रैक्टिस जो है आपकी हो गई है, एक तरीके से आपका रिवाइज हो रहा है, ठीक है। मॉडल पेपर के थ्रू जो है एक तरीका टेस्ट है, ठीक है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये हमारे बॉडी में जो है एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, एनर्जी जनरेट करता है। और एटीपी जो है कैसे बनता है, यानी कि एटीपी और एडीपी में कन्वर्ट होना, यानी कि एटीपी से एटीपी से एडीपी बनता है ना, तभी तो हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एनर्जी यानी कि एनर्जी करेंसी की तरह जो है हम एटीपी जो है काम करता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एटीपी से एडीपी में चेंज होना या फिर कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है। डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्राइफॉस्फेट क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, इसीलिए जो है डाइफॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एक फॉस्फेट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए एडीपी में कन्वर्ट होता है। फिर एडीपी से एटीपी बनता है, एटीपी से एडीपी बनता है। और यह प्रोसेस जो है क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस। और इस प्रोसेस में जो है, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर डीपली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि
इजी भी आ सकता है और हार्ड भी आ सकता है, ऐसे डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। तो एटीपी से एडीपी का बनना आप नोट डाउन कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में कौन सा जो एंजाइम है इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि एटीपी से एडीपी को कन्वर्ट करने में, एटीपेस, ठीक है, कौन सा, एटीपेस, ठीक है, यह एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ATPase, ठीक है, एटीपेस एंजाइम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बार बार मैंने बता रही हूँ, ठीक है। और एटीपी से जो है अगर एडीपी में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक फॉस्फेट जो है वो क्या होता है, रिलीज हो रहा है, ठीक है, और इससे जो है हमें एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। और एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आप बोलेंगे कमेंट में कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा मैडम, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस में आया है, CGPSC प्रीलिम्स में आया है 2024 के। तो इतना इजी क्वेश्चन वहां पे आ सकता है, तो आपके एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। तो इजी भी आता है, हार्ड भी आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मसूड़ों का फूलना भी जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। बात करते हैं रिकेट्स की। रिकेट्स जो है किसकी कमी से होता है, रिकेट्स जो है हड्डी से संबंधित बीमारी है। तो हड्डी जो है यानी कि हमारे हड्डी को मजबूत करने के लिए हम बोला जाता है कि विटामिन डी लो, ठीक है, विटामिन डी लो सूर्य की किरण से, ठीक है। तो वो जो है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी का जो फुल केमिकल नाम है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम है। बात करते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। विटामिन B2 की जो B2 का केमिकल नाम जो है क्या है, क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इसका मतलब होता है रतौंधी, आंखों की बीमारी। आंखों की बीमारी जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का जो केमिकल नाम है उसका नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का जो है केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल है फ्रेंड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा ड्रॉ करने नहीं होता है, जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनिए और नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। विटामिन बी का जो है केमिकल नाम है, विटामिन B2 का जो केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन है, ठीक है। और विटामिन सी का जो है केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका जो है रेटिनॉल, ठीक है। RR से हो रहा है रतौंधी, और रेटिनॉल विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन वायु जनित रोग है। वायु जनित रोग का मतलब होता है हवा के थ्रू जो है वो रोग फैलना, ठीक है, ट्रांसमिट होना। तो एयरबोर्न डिजीज कौन सा है, एयरबोर्न डिजीज जो है आपने अभी बहुत सारा जो है आपने देखा होगा, मतलब कि कोरोना काल, ठीक है, कोरोना काल में जो है उसमें एयर के थ्रू फैल रहा था, इसलिए मास्क पहने हुए थे, ठीक है। यानी कि हम जब खांसते थे, छींकते थे तो एयर में फैल जाता था, एयर ड्रॉपलेट्स में वो चेंज हो जाता था। तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है हम लोगों में वो पहुंचता था, इन्फेक्टेड लोगों में से हमारे में, ठीक है, हेल्दी पर्सन में वो फैल रहा था। तो वो जो है एयरबोर्न डिजीज ज़्यादातर जो है वायरस के कारण होता है, ठीक है, वायरस के कारण। इसमें जो है वायरस के कारण होने वाली बीमारी कौन से हैं, ठीक है, ये जो है पिंक आई, यह बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड भी जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ज़्यादातर जो है जितने भी बीमारी होते हैं एयरबोर्न वाले, ठीक है, वो क्या होते हैं, वायरस से होते हैं। तो खसरा जो है वो एक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरल डिजीज है, इसका मतलब है कि एयरबोर्न डिजीज है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या है, जैसे कि प्राइमरी फ्लोएम होता है, आपने ऐसे जो है स्ट्रक्चर देखा होगा प्लांट के स्टेम का, ठीक है, प्लांट के स्टेम का जो है यानी कि तना का आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये जो है क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है, और सेकेंडरी फ्लोएम होता है, फिर जो है प्राइमरी जाइलम होता है, फिर होता है सेकेंडरी जाइलम। ये सभी का जो है दोबारा यानी कि प्राइमरी फ्लोएम से दोबारा ग्रोथ हुआ, इसका मतलब है कि सेकेंडरी फ्लोएम है ना। तो इसका जो प्रोसेस है, ठीक है, इस वृद्धि के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन कि अगर सेकेंडरी ये छोटा सा है, ठीक है, तना जो है छोटा सा है यानी कि प्राइमरी फ्लोएम है, उसके बाद जो है दोबारा ग्रोथ करेगा तो सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि तना मोटा हो रहा है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ग्रोथ के लिए, कैम्बियम जिम्मेदार है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चाय में पाया जाने वाला अम्ल, चाय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैनिक अम्ल, ठीक है, चाय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, टैनिक अम्ल। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का पीएच मान क्या है। तो दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.5 होता है, ठीक है, 6.5 होता है। और सबसे अधिक पीएच वैल्यू किसका होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, ठीक है, 14 होता है। सबसे हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसका होता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे अधिक पीएच वैल्यू किसका होता है, पीएच मान कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पीएच स्केल होता है, ठीक है, 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, और बाकी जो इधर रहेगा, ठीक है, ये एसिडिक होगा, और इधर का क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। यानी कि लोहे का ये क्या है, पैन है, पैन का मतलब तवा, ठीक है, तो इसको जो है जंग लगाने से बचाने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे, क्या आप ग्रीस लगाएंगे या फिर पेंट लगाएंगे। पेंट लगाएंगे तो खाने पे निकल जाएगा, ठीक है, आप खाना बनाएंगे तो उसमें निकल जाएगा। और अगर आप ग्रीस लगाते हैं यानी कि खाने पे आप खाने की प्लेट में आप ग्रीस तो नहीं लगा सकते है ना, तो ग्रीस भी नहीं कर सकते, आप पेंट भी नहीं लगा सकते, आप करेंगे क्या, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, जिंक का जो है आप लेयर चढ़ाएंगे, कोटिंग करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें जंग ना लगे, ठीक है, रोटी बनाने वाले पैन में तवे में जो है जंग ना लगे, इसलिए आप क्या करेंगे, जिंक की लेप लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो अर्धचालक नहीं है, अर्धचालक क्या होता है फ्रेंड, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता जो है चालकों जैसे कि तांबा से कम होता है, और अचालकों जैसे कि कांच से जो है अधिक होता है, इसको बोलते हैं अर्धचालक यानी कि बीच का। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कैडमियम सल्फाइड है, और गैलियम, ये सब क्या है, अर्धचालक के सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अर्धचालक नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, ठीक है, क्या है, नोबल गैस होते हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, ठीक है, आप आवर्त सारणी में देखे होंगे क्रिप्टॉन के बारे में, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए प्लीज़। काफ़ी मेहनत किया है मैंने इसको लेकर, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेट किया है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बात करते हैं H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 म्यू होता है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में कितने परमाणु होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले बताते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, आप निकाल भी सकते हैं H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें जो है कितने परमाणु होते हैं पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो H का जो है हाइड्रोजन का 2 है मॉलिक्यूल, और जो है सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। तो इसका मतलब है कि 2 और 1 3 और ये 4 कितने हुए, 7 हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में कितने परमाणु हैं, 7 परमाणु हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक असंतुलित बल द्वारा शरीर में त्वरण है। तो एक असंतुलित बल द्वारा शरीर में त्वरण कैसा होगा, कैसा होगा, असंतुलित बल है तो इसके इक्वल ही होगा, असंतुलित ही होगा। ठीक है, यानी कि बल के समानुपाती होगा। ठीक है, बल के समान ही होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बर्फ पर स्केटिंग करने से पता चलता है कि दबाव में वृद्धि से बर्फ का खालिस्तान गलनांक बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जब आप बर्फ में क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, प्रेशर करते हैं। तो पहले वाले सेशन में भी, पहले वाली क्लास में भी मैंने बताया है, काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तो यह जो है क्या होता है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाता है, गलनांक, गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पिघल जाएगी बर्फ अगर आप ज़्यादा दबाव डालते हैं बर्फ में तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक आवेशहीन कण है। तो ये भी जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लास में कराया था, आपको सभी को याद होगा, मैंने PDF भी दिया था इसका, फ्री PDF। अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में आप अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं सारे क्लासेस के PDFs। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने बहुत अच्छे से परमाणु वाले सेशन में, परमाणु संरचना वाले सेशन में इमेज के थ्रू मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, आपको पता होगा। तो इसमें आवेश रहित कण कौन सा है, आवेशहीन, आवेशहीन। ठीक है, यहाँ चार्जलेस पार्टिकल आप कह सकते हैं। तो ये भी जो है परमाणु है, परमाणु का नाभिक है। तो इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें से जो है प्रोटॉन जो है चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस पार्टिकल होता है। इसका मतलब है कि आवेशहीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन भी मैंने कराया था, इसका आंसर आप दे दें, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर आप दे दें। बोल रहा है कि सबसे जो है ब्लड वो ले सकता है, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप से जो है वो ब्लड क्या कर सकता है, वो ले सकता है, प्राप्त करता है वो। ठीक है, तो कौन सा है ऐसा। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सबको दे सकता है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, वो सबको दे सकता है, लेकिन कौन ले सकता है सभी ब्लड ग्रुप से, सभी ब्लड ग्रुप से कौन ले सकता है, AB वर्ग, यानी कि AB ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर में सबसे लंबे समय तक किया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे लंबे समय तक सॉरी इसको मत देखिएगा, इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन इज, यानी कि मानव शरीर का सबसे लंबा क्या है, बोन या हड्डी कौन सा है, मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सा है, सभी को पता होगा, आंसर कीजिए प्लीज। तो इसका जो आंसर होगा फीमर होगा। ठीक है, फीमर यानी कि जांघ का जो हड्डी होता है वो होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन स्थिति समय संबंध के लिए समीकरण है।
तो स्थिति समय संबंध के लिए जो समीकरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोलर सेल आर मेड ऑफ, यानी कि सोलर सेल जो है किसके बने होते हैं, सोलर सेल, सोलर प्लेट आपने देखा होगा, सोलर प्लेट आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप से बने होते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से बने होते हैं सोलर प्लेट, जिसमें जो है आपको लाइनिंग लाइनिंग डब्बा डब्बा दिखता होगा, तो ये जो है ये क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है, सेल कहलाता है। तो ये जो सेल है वो किसका बना होता है, जिसमें से जो है एनर्जी वो खींचता है, ठीक है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन से बना होता है सोलर प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्टेक्ट लेंस किससे बना होता है। कॉन्टेक्ट लेंस जो है किससे बना होता है, सभी लोग आजकल जो है काफ़ी पार्लर वाले, काफ़ी लड़कियां जो है, लड़के जो है अपने लेंस का कलर बदलने के लिए, यानी कि काफ़ी कलरफुल जो है लेंसेस अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लेंस जो है किससे मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, तो इसको जो है बेसिकली हाइड्रोजेल भी कहा जाता है, लेकिन अभी केमिकल का नाम पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि किससे बना होता है, इसमें हाइड्रोजेल तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इस किससे बना होता है, बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, आप लोग भी यूज करते होंगे, काफी लोग, ठीक है, लेकिन यूज मत करना इसे, ठीक है, जो कि आपकी जो आंख को जो है वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यह जो लेंस है आपके पुतलियों में लगाते हो जो, वह किससे मिलकर बना होता है, तो ये जो है किससे मिलकर बना होता है, पॉलीमिथाइल मेथाक्रेप्लेट, ठीक है, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट का बना होता है, इसका मतलब है कि ल्यूसाइड, ल्यूसाइड का मिलकर बना होता है कॉन्टेक्ट लेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पानी एक अच्छा शीतलक है और इसका उपयोग कार, बसों, ट्रकों आदि के इंजनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में क्या होता है, पानी में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसीलिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, तो न्यूट्रॉन किसमें मौजूद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, इसका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, यानी कि 1 है, तो इसमें जो है ये जो है स्टेबल है, तो फिर इसमें जो है क्या है, न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी में मापी जाती है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी में मापी जाती है, तो क्या कैसे मापी जाती है, खगोलीय इकाई द्वारा मापी जाती है, ठीक है, खगोलीय इकाई द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन घनत्व का आयामी सूत्र है, तो कौन सा घनत्व का आयामी सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MLT-2, ये जो है घनत्व का आयामी सूत्र है। नेक्स्ट है अस्पतालों और हवाई अड्डों पर कठोर वस्तुओं को भेदने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे मनुष्य को भी जो है इफेक्ट ना हो, तो यह जो है यानी कि ज़्यादा हार्मफुल ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है कौन सा तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे किरण का, ठीक है, एक्सरे किरण से भी जो है हार्मफुल रेस निकलते हैं, लेकिन जो है इसका उपयोग किया जाता है अस्पतालों और हवाई अड्डों में, एक्सरे आपने कराया होगा, ठीक है, काफ़ी लोगों ने, और हवाई अड्डों पर जो है कठोर वस्तुओं को भेदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, दर्पण को जो है इस तरीके से रखा गया है, यहाँ पे जो है कोण बन रहा है 120 डिग्री का, ठीक है, तो इसमें जो है कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिटोसिस का अंतिम चरण कौन सा है, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस का अंतिम चरण कौन सा है, माइटोसिस का
तो सेल वाले चैप्टर में मैंने कराया था, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में मैंने कराया था। तो इसका आंसर करें प्लीज। माइटोसिस का जो सेल डिवीजन का स्टेज होता है, क्या क्या होता है? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। तो लास्ट कौन सा है? टीलोफेज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीलोफेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है, यानी कि हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में कौन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रफेज, ठीक है। रफेज जो है मदद करता है। नेक्स्ट है, केले की झाई एक पौधे की बीमारी है, यह एक के कारण होता है। तो केले का जो यानी कि केला जब लाते हैं आप, तो उसमें कुछ दिन रखते हैं तो उसमें जो है ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, झाइयाँ टाइप की आ जाती है। तो उसमें जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें खराब होने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंगस, ठीक है। नेक्स्ट है, दूरी की ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निश्चित रूप से का उपयोग करके देखा जा सकता है। तो किसका उपयोग करके देखा जा सकता है? जैसे कि दूरी की ऊंची इमारत, यानी कि रोड में आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं पे भी जो है रोड में कुछ इस टाइप से जो है ग्लास लगे रहता है, ठीक है, जो कि बहुत दूर तक का जो है वो इमारत होगा या फिर टावर होगा, वो क्या हो जाएगा, दिखाई देता है पूरे तरीके से, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर उसका दिखाई देगा, पूरा मेन बिल्डिंग जो है आपका दिखाई देगा। तो ये जो है कौन सा लेंस का या कौन सा मिरर का जो है यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की गति होगी, पानी में प्रकाश की गति कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.26 गुणा 108 मीटर प्रति सेकंड की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर को सम्मिलित कीजिए। इसमें सम्मिलित करना है, तो वॉट जो है एनएम है और 1 किलोवाट, 1 किलोवाट क्या है? 1 किलोवाट को 1000 वाट में लिखते हैं, ठीक है। और 1 किलो और को जो है 1 किलो और को हम कैसे लिखते हैं? 3.6 गुणा 10 जूल, ठीक है। और हॉर्स पावर के बारे में मैंने अच्छे से बताया था, 1 हॉर्स पावर इसका मतलब है कि 746 वाट, ठीक है, 746 वाट जो है 1 हॉर्स पावर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 20 न्यूटन को बल एक वस्तु को 2 मीटर से जो है विस्थापित करता है और 20 जूल का कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री का। नेक्स्ट है, आंख का दोष जिसमें नेत्र गोलक बहुत लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक जो है वो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोपिया,
नेक्स्ट है बिजली के लोहे का ताप तत्व बना होता है, तो यानी कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो किससे बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्रोम का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक प्रभाव से आमाशय की अंदरूनी परत की रक्षा करने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूकस। म्यूकस जो है वो क्या करता है, हानिकारक प्रभाव से आमाशय की अंदरूनी परत की रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पत्ती के उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनसे होकर गैसों का श्वसन विनिमय होता है, यानी कि गैस का जो है एक्सचेंज होता है किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा के कारण। ठीक है, यहाँ पे आप पत्ती देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पत्ती है, पत्ती के सेल्स में जो है स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, स्टोमेटास होते हैं जिससे जो है पत्ती क्या करती है, श्वसन लेती है, यानी कि सांस लेती है। ठीक है, एक जो है ओपन स्टोमेटा होते हैं और एक जो होते हैं क्लोज स्टोमेटा होते हैं, यानी कि सांस लेते हैं जब बाहर और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी शब्द का अर्थ है, तो मॉर्फोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, मॉर्फोलॉजी शब्द का अर्थ होता है यानी कि संरचना का अध्ययन। ठीक है, किसी भी संरचना का अध्ययन की संरचना का किससे बना है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है। ठीक है, संरचना का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, हमारे कानों में होती है। ठीक है, हमारे कानों में होती है। मैंने इसका अच्छे से जो है क्लास लिया था मैंने, अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, कानों की हड्डी होती है स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए हैं, तो लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए हैं यहाँ पे जो है हड्डी। ठीक है, अपने घुटनों की हड्डी। ठीक है, एक किसके द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, हड्डी जुड़ी होती है, हड्डी से हड्डी किसके द्वारा जुड़ी होती है, लिगामेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से किस तत्व को रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक नाम है, एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ALN। ठीक है, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर इंसुलेटर इज, यानी कि कुचालकों का विद्युत प्रतिरोध है, कुचालकों का विद्युत प्रतिरोध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असीम रूप से उच्च होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाल और बैंगनी के बीच किस रंग की आवृत्ति अधिक होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। यानी कि अगर मैं आपको बता दूं जैसे कि वेवलेंथ अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलेट में जो है लाल की तुलना में अधिक आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इसका मतलब है कि वेवलेंथ इसका क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, अगर आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास जो है साइंस का स्पेशल क्लास होगा जिसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है इमेज के थ्रू मैं समझाने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का पता लगाएं, तो कितनी दूरी पर रखा गया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.57 सेंटीमीटर पर रखा गया होगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के सामने एक पेंसिल को अनंत
पर रखा जाता है तो क्या होगा उस पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक रूप से जो है वो क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। डीएनए के बारे में जो है पूछा गया है। इसका आंसर कीजिए। अच्छा ठीक है, बताइए। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये जो है कथन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। और दूसरा है इनमें गुणसूत्र में रसायन होते हैं जो कोशिका की आनुवांशिक जानकारी ले जाते हैं। तो इसमें जो है क्या होते हैं, रसायन होते हैं एडिनोसिन एडिनोसिन और साइटोसिन वगैरह। ठीक है, ग्वानिन, ये क्या होते हैं, रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, आनुवांशिक जानकारी जो है वो ले जाते हैं। नेक्स्ट है डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए की अनुयादी संरचना इकाई जो दो घटकों को बनाती है। तो यह जो है गलत है। ठीक है, यह कथन जो है गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी जो है ये दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टखने में कितनी हड्डियां होती हैं। टखने का मतलब होता है एंकल अपना। ठीक है, तलवा कहा जाता है जिसको। ठीक है, यहाँ पे जो है कितनी हड्डियां होती हैं। यहाँ पे कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है, कौन सी ग्रंथि है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियास, अग्नाशय। नेक्स्ट है अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं किस हार्मोन का स्त्राव करती हैं। तो अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं होती हैं। तो अल्फा कोशिकाएं किस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कौन से हार्मोन को वो रिलीज करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकागॉन। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ग्लूकोमीटर के बारे में कौन सा सत्य है, तो इट इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का जो है वो क्या करेगा, यानी कि चिकित्सा में जो है उपयोग किया जाता है, ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है ग्लूकोमीटर से। इट इज़ अ नॉन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो कि गलत है। ठीक है, और इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, तो यह भी जो है गलत है। और इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक व्यक्ति 2 मीटर से आगे रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। शक्ति के लेंस का उपयोग करके इस दोष को ठीक किया जा सकता है। तो यानी कि 2 मीटर तक का जो रखा हुआ वस्तु को है वो व्यक्ति नहीं दे सकता है, तो कौन से कितने लेंस का जो है उपयोग किया जाएगा इनके लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -0.5 डेसिमल का। नेक्स्ट है एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः किसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो एंजाइम जो है पेप्सिन और ट्रिप्सिन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्टमक और पैनक्रियास द्वारा। ठीक है, अमाशय और अग्नाशय द्वारा रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है एटलस और अक्ष के बीच का जोड़ है। एटलस और अक्ष के बीच का जोड़ कौन सा है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई वोट जोड़। नेक्स्ट है, यह जानने के लिए कौन से जहाज ध्वनि इकोलोकेशन का उपयोग करती है। किसका जो है जानने के लिए, किस चीज को जानने के लिए जहाज जो है ध्वनि इकोलोकेशन का जो है उपयोग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी की गहराई जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह जानने के लिए कौन से जहाज ध्वनि इकोलोकेशन का उपयोग करती है। यह जो है रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के तनों के माध्यम से फैलता है। पौधों के तने के माध्यम से जो है यानी कि प्रोपगेट करता है, यानी कि क्या करता है, वृद्धि करता है। तो तनों के माध्यम से कौन वृद्धि करता है, ब्रायोफाइटा तो नहीं करता, और इमली भी नहीं करता, और जो है टेरिडोफाइटा भी नहीं करता। हम गुलाब से जो है, गुलाब की डंडी से नया पौधा जो है हम क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, नया पौधा का जो है यानी कि गुलाब का जो डंठल है या स्टेम है उसको काटते हैं और दूसरे में जो है लगा देते हैं। तो पौधे यानी कि प्लांट के, गुलाब के प्लांट से जो है हम दूसरा पौधा उगा सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 जूल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित यानी कि पौधों में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। पौधों में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधों में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, अगर मनुष्य में पूछा जाए, ठीक है, यानी कि मनुष्य में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन दूध प्रोटीन है। तो दूध प्रोटीन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसीन। नेक्स्ट है, एक परिवार एक महीने में 300 यूनिट ऊर्जा की खपत करता है, तो जुलाई में यह ऊर्जा कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के प्रथम नियम की परिभाषा क्या है। तो गति के प्रथम नियम की परिभाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरता, यानी कि जड़त्व का नियम जिसको कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत विकार है। कौन सा है जो वंशानुगत हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। तो कैंसर जो है वो सेल्यूलर जो है डिजीज है, तो यह नहीं हो सकता। और रतौंधी जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, तो ये जो है वंशानुगत नहीं होगा। एनीमिया भी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, खून की कमी से एनीमिया होता है, तो ये भी जो है क्या है, नहीं है। ठीक है, तो बात आती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है एक वंशानुगत विकार है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है। तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कौन सी है, कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत की सर्वोच्च जो है शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। अगर नाम पूछा जाए, मीटर के अलावा अगर नाम दिया रहता तो कौन सा है, गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। और ये जो गुरु शिखर है इसका जो है ऊंचाई कितनी है, 1722 है। और कहाँ तक जो है विस्तार में है, फैला हुआ है, तो कहाँ तक फैला हुआ है ये, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक जो है ये गुरु शिखर पर्वत जो है फैला हुआ है, जिसका ऊंचाई का मीटर जो है 1722 है। ठीक है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर ऊंचाई मानी जाती है। नेक्स्ट है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम में पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, यानी कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का जो है पश्चिम से पूर्व सही क्रम हमको दर्शाना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का क्रम कैसा होता है। पहले जो है सतपुड़ा आएगा, उसके बाद महादेव आएगा, उसके बाद मैकाल और छोटा नागपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और उसके बाद कोड दिया हुआ है उसका आंसर करना है। ठीक है, तो भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी हमको जो है सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें जो है तमिलनाडु में कौन सा है, तमिलनाडु में है डोटा बेटा चोटी। ठीक है, और राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अभी मैंने बताया राजस्थान में कौन सी ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर चोटी। नागालैंड में कौन सी है, नागालैंड में है सरामती चोटी। मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ चोटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन हिमनद लद्दाख की नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन हिमनद। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों और उनके सबसे ऊंची शिखर को सम्मिलित कीजिए। तो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत अभी मैंने बताया, अरावली पर्वत जो है गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722। ठीक है, 1722 मीटर। नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत जो है डोडा बेटा, डोडा बेटा जो है इसका अगर हम देखें मीटर ऊंचाई की तो 2627 है मीटर। ठीक है, यानी कि 2627 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी जो है मध्य प्रदेश धूपगढ़। ठीक है, इसका ऊंचाई अगर हम बात करें तो 2695 मीटर। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है अन्नाई मुड़ी, इसका जो है ऊंचाई अगर हम बात करें तो इसकी कितनी ऊंचाई है, सॉरी धूपगढ़ का जो ऊंचाई है वो कितना है 1350 है। ठीक है, सॉरी 1350 है धूपगढ़ का। ठीक है, और अनाई मुड़ी का है 2695। ठीक है, तो इसमें से जो है सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें पश्चिमी घाट अनाई मुड़ी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पश्चिमी घाट की दर्रों का उत्तर से दक्षिण की स्थिति का जो है सही क्रम है। तो पश्चिमी घाट में जो है उत्तर से दक्षिण की अगर हम दर्रों की अगर हम बात करते हैं, दर्रों का जो है अगर बता दूं, दर्रों का जो है अलग से एक क्वेश्चन जो है मैंने पूरा सेशन कराया है दर्रों से संबंधित। ठीक है, उसको डिटेल से मैंने समझा है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के स्थिति पर सही क्रम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूची 1 यानी कि दर्रा से संबंधित है ये भी, और राज्य से सम्मिलित कीजिए, यानी कि दर्रा जो है कौन सा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, इसको हमें सम्मिलित करना है। तो बनिहाल जो है, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, रोहतांग दर्रा हिमाचल में है। ठीक है, और बौंडीला दर्रा, बौंडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 किस में दिया गया है, 3 1 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला
दर्रा कौन सा है? जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? यह क्वेश्चन जो है मैंने कराया है, ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है, कौन से 3 मार्ग पास चीन के साथ जो है व्यापार के लिए खुले हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेलेपला, शिपकिला और चांगला दर्रा जो है खुले हुए हैं भारत से जो है चीन के साथ व्यापार करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी कि पर्वतीय दर्रे और उनमें यानी कि कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कौन सा, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। बौंडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बौंडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बौंडीला अरुणाचल प्रदेश में। और तुजू दर्शन या और सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे 3 और 1, 3 1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और तुजू दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और सिपकिला दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा? मनेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले में प्रवेश किया था? तो किस जिले में प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान में प्रवेश माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरचौका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? तो चांग देवी का देवालय कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, कोरिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल भैरव मंदिर और भागेश्वरी मंदिर की स्थित है, तो किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी का झरना जिसे ताता पानी कहते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में बहता है? तो किस जिले में बहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलरामपुर जिले में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपाडीह पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीपाडीह जो है कहाँ पर है? बलरामपुर में स्थित है। तो इसमें बस्तर, दुर्ग, सरगुजा में नहीं स्थित है, तो बलरामपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध जोगीमारा गुफाएं निम्नलिखित जिले में स्थित है। प्रसिद्ध जोगीमारा गुफाएं किस में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? सरगुजा में स्थित है। नेक्स्ट है, सुतनुका देवदासी और कलाकार देवदत्त के प्रेम शक्ति का अभिलेख किस पुरास्थल का उत्कीर्ण प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगीमारा की गुफा में प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएं को माना जाता है। किस स्थान में छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? तो किस स्थान को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन पार्ट को कहा जाता है। वर्ष 1962 से 1963 में भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बत शरणार्थियों को छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया था? तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पे बसाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन पार्ट में, ठीक है। मेन पार्ट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था? तो किस वर्ष पर बसाया गया था? 1962 में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? मेन पार्ट में बसे हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छोटा तिब्बत या तिब्बती संस्कृति का केंद्र कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा जिले का इनमें से कौन सा स्थल टाइगर पॉइंट वाटर पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर पॉइंट वाटर पार्क के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? मेन पार्ट प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर्यटन स्थलों में कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा है? देखिएगा, डोंगरगढ़ जो है अमलेश्वरी माता, दंतेश्वरी में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता और गंधेश्वर में
भी जो है धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेन पार्ट जो है वो प्राकृतिक स्थल है, ठीक है, यानी कि ये धर्म से नहीं जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन पार्ट किस वर्ग का पर्यटन स्थल है? तो किस वर्ग का पर्यटन स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन पार्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगुजा में स्थित है। और छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तपकरा को कहा जाता है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है? कुनकुरी, जिला जसपुर में है, ठीक है, जसपुर में स्थित है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पाट क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? तो किस पाट क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसपुर पाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लोरो घाटी प्रसिद्ध है। तो लोरो घाटी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? फूलों के लिए, फूलों वाली घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अमेरिका ताल ताला किन नदियों के संगम के समीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनाथ मनियारी के संगम पर है। ऐतिहासिक ग्राम ताला यानी कि ताला गांव किस नदी के किनारे है? तो ताला गांव जो है किस नदी के किनारे पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहां से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है, तो वह कौन सा है? ताला गांव, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किन की है? तो रुद्र शिव जी की है। नेक्स्ट है, और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल जो है जैसे क्वेश्चन पेपर में होता है 100 क्वेश्चन के क्वेश्चन यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। तो 100 प्रश्न मैंने कराया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस स्थान के उत्खनन में विलक्षण शिव प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताला गांव, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए आज का सेशन कैसा लगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको देखना है, मॉडल पेपर 2 अगर लाना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं जरूर जो है मैं बना कर लाऊंगी। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।